Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today I am going to describe you about hepatic toxicology. हेपेटिक टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉक्सिकेंट हैं ये लीवर के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं और लीवर के अंदर ये किस तरीके से टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर एक कंडीशन है जिसके अंदर लीवर में ह्यूज अमाउंट ऑफ लिपिड अकामुलेट हो जाती है। सो बेसिकली नॉर्मल मैकेनिज्म लीवर के अंदर प्रेजेंट है कि जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और ट्राइग्लिसराइड लीवर के अंदर बनता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो कोई भी ऐसा टॉक्सिकेंट जो इस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करेगा तो वो फैटी लीवर का बायस बनेगा। तो हमें पता है कि लीवर इज़ द साइट ऑफ सेंसेस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ लिपिड। लीवर के अंदर एक तो जो है लिपिड इनको सेंसिटाइज किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है, प्लस इनको यहाँ से रिलीज किया जाता है ताकि जो बाकी बॉडी के सेल हैं वो इस ट्राइग्लिसराइड या फैट को जो है वो यूज़ कर सकें। लेकिन बाज़ औक़ात किसी टॉक्सिकेंट की इफेक्ट की वजह से ये जो ट्राइग्लिसराइड या फैट है ये लीवर से रिलीज़ नहीं हो पाता, बल्कि ये लीवर के अंदर अकामुलेट हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टीटोसिस। स्टीटोसिस को टेक्निकली जो है वो फैटी लीवर भी कहा जाता है और ये तकरीबन हर साल 30 मिलियन इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है इन यूएसए। और इस कंडीशन के अंदर 5 to 50% जो लीवर का वेट है ये फिल हो जाता है विद फैट। सो जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि कोई भी ऐसा टॉक्सिकेंट जो इंटरफेयर करेगा नॉर्मल मैकेनिज्म को जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंबाइन होते हैं और फैटी एसिड इसके नतीजे में स्पेशली ट्राइग्लिसराइड इसके नतीजे में बनते हैं, तो कोई भी टॉक्सिकेंट जो इस नॉर्मल मैकेनिज्म को अफेक्ट करेगा वो फैटी लिवर का बायस बन सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो एक पॉसिबल मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म होता है विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल एक टॉक्सिकेंट के तौर पर काम करता है जब क्रॉनिकली इसका एक्सपोजर होता है लीवर के सेल्स को। एथेनॉल एक नॉर्मल ड्रिंक के तौर पर भी लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, शराब के तौर पर जो है ड्रिंक के तौर पर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब ये लीवर के सेल्स के अंदर एथेनॉल जाके इंटर होती है तो जाके ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिव करती है जिसको बोलते हैं स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंटन प्रोटीन 1C। प्रोटीन का नाम क्या है? स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंटन बाइंडिंग प्रोटीन 1C। जैसे ही प्रोटीन एक्टिव होती है तो ये प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद जो हिपैटिक सेल होते हैं इनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है फैटी एसिड का इनको ये ब्लॉक कर देती है। जब फैटी एसिड की जो ब्रेकडाउन है ये बंद हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो फैट की जो है वो ह्यूज अमाउंट लीवर के सेल्स के अंदर जमा हो जाती है और ये स्पेशली किसकी वजह से होता है? बाय द एक्टिवेशन ऑफ स्टीरोल रेगुलेटरी एलिमेंटन बाइंडिंग प्रोटीन 1C जो सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को ब्लॉक करती है इन माइटोकॉन्ड्रिया और ये वजह बनती है स्टीटोसिस और नॉर्मली फैटी लिवर का, जिसमें लीवर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट अकामुलेट हो जाता है। सो दिस इज़ द फैटी लिवर। ये पहली कंडीशन है, ये पहला टॉक्सिक इफेक्ट है जो एथेनॉल प्रोड्यूस करता है लीवर के ऊपर। सो नेक्स्ट इज द लीवर सेल डेथ। हमें पता है कि सेल डेथ दो तरह की होती है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस इज दैट necrosis is the accidental death of the cell. On the other hand, apoptosis is the programmed death. नेक्रोसिस के अंदर एक जो सेल है इसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है किसी भी टॉक्सिकेंट की वजह से या किसी भी दूसरे फैक्टर की वजह से, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर नॉर्मली जो सेल है वो सेल्फ सुसाइड करता है। एक नॉर्मल ये मैकेनिज्म है जिसमें सेल की जो है वो डेथ होती है। सो मुख्तलिफ़ किस्म के हिपैटिक टॉक्सिकेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से हिपैटिक नेक्रोसिस देखने के अंदर आई है। जब हिपैटिक नेक्रोसिस होना होती है तो कुछ करैक्टर होते हैं सेल के जो वो शो करता है, जैसे अकामुलेशन ऑफ वैक्यूल। सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो जमा हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ये बेसिकली जमा होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डैमेज होता है। स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लीवर सेल की स्वेल आउट कर जाती है
और इसके साथ ही जो है वो न्यूक्लियस ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर डिस्ट्रप्शन आ जाती है। तो ये कुछ करैक्टर है जब किसी भी सेल के अंदर नेक्रोसिस होना होती है, स्पेशली लीवर सेल के अंदर, तो सेल ये करैक्टर जो है वो शो करते हैं। सो नेक्रोसिस जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकती है लीवर के अंदर। ये फोकल हो सकती है, फोकल मतलब कि किसी भी लिमिटेड एरिया के अंदर हो सकती है। जोनल हो सकती है जिसमें ये किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लीवर के ऊपर हो सकती है, ठीक है। ये डिफ्यूज हो सकती है यानी स्कैटर्ड। बेसिकली 3 मेजर जोन्स हैं लीवर के अंदर जहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है। ये सेंट्री लोब्रल हो सकती है यानी लीवर के बिल्कुल सेंटर में हो सकती है। मिड जोनल पॉइंट के ऊपर ये हो सकती है, या पेरिफेरी जो सेल का पेरिफेरल रीजन है, आउटर रीजन है सेल का, कॉर्टिकल रीजन है, इसके ऊपर जो है वो नेक्रोसिस हो सकती है। सो वो कौन कौन से टॉक्सिकेंट है जिसकी वजह से नेक्रोसिस होती है। पहला जो प्रोमिनेंट कंपाउंड है जी, ये हमारे पास है टेट्राक्लोराइड कार्बन, टेट्राक्लोराइड CCl4। इसकी इनटेक से जो है वो सेल डेथ होती है। क्लोरोफॉर्म इनटेक से होती है, ब्रोमोबेंजीन से होती है, और इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कोई भी हेलोजिन इंक्लूड होगा, इससे नेक्रोसिस हो सकती है लीवर के अंदर। अब होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब ये हेलोजिनेटेड कंपाउंड बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और लीवर के सेल्स को जाके ट्रिगर करते हैं, तो लीवर के सेल के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एंजाइम, स्पेशली साइटोक्रोम P455 एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब साइटोक्रोम P455 एंजाइम डिग्रेड करते हैं या डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करते हैं इन हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो रेडिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, तो ये जाके सेल के जो मैक्रो मालिक्यूल होते हैं इनको ये डैमेज करते हैं। किसी भी प्रोटीन, DNA या RNA को डैमेज कर सकते हैं, जिससे जो सेल है इसके अंदर नेक्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा ये जो रिएक्टिव फ्री रेडिकल बने हैं ये अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है मेम्ब्रेन के, इनको भी डैमेज कर सकते हैं, जिससे सेल की नेक्रोसिस हो सकती है। ओके जी। इसके अलावा कुछ दूसरे भी हमारे पास रिएक्टिव मेटाबोलाइट है जिससे नेक्रोसिस होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, स्पेशली एस्टामाइनोफेन। ये एक कॉमन जो है वो काउंटर एनर्जेनिक एजेंट है। एनाल्जेसिक एजेंट मीन कि पेन किलर के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसका एक मेटाबोलाइट बनता है। जब इसको बॉडी के अंदर या लीवर के सेल के अंदर इस एनाल्जेसिक को मेटाबोलाइज किया जाता है, तो इससे जो है वो एक टॉक्सिकेंट प्रोड्यूस होता है या एक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल पी बेंजोक्योनिन अमाइन। इसको बेसिकली मेटाबोलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P2E1। साइटोक्रोम P2E1 एक्चुअल में ये आइसोमर ही है साइटोक्रोम P455 का, और ये मेटाबोलाइज करता है बॉडी के अंदर इस एनाल्जेसिक ड्रग को। जब इस एनाल्जेसिक ड्रग को लीवर के सेल के अंदर मेटाबोलाइज किया जाता है, तो इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, इसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है हमारे पास एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन अमाइन। तो इसकी जो प्रोडक्शन है ये बेसिकली रिएक्टिव मेटाबोलाइट है, तो ये हाईली जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, और ये जो मैक्रो मालिक्यूल होते हैं लीवर के, इसके साथ ये बाइंड करता है और इनको डैमेज करता है, जिससे सिंपली नेक्रोसिस जो है वो लीवर की हो जाती है। नेक्स्ट है हिपैटिक एप्टोसिस प्रोग्राम डेथ। अभी कुछ ऐसे टॉक्सिकेंट भी एक्सपोज होते हैं लीवर सेल को, जिससे जो है लीवर की प्रोग्राम्ड डेथ हो जाती है। जो सेल है वो सेल्फ सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो हमें पता है कि एप्टोसिस इज सिंपली नॉन एज दी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसकी जो मेन प्रोमिनेंट रीज़न देखने में आई है लीवर सेल के अंदर, वो है कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस एक कंडीशन है जिसमें जो बाइल है ये ब्लॉक हो जाता है, इसकी स्टॉपेज हो सकती है। मतलब कि जो बाइल है ये बाइल डक्ट के थ्रू जो है ये लीवर से बाहर नहीं निकलता, बल्कि जो लीवर के सेल है इसके अंदर ये अकामुलेट होता रहता है। बेसिकली ये इसकी जो बाइल की अकामुलेशन है ये कुछ ड्रग्स लेने की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि स्टीरॉइड्स वगैरह का अगर इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, फेनोथायजीन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स अगर लिए जाए, तो इसकी वजह से भी जो है वो बाइल की जो है वो ब्लॉकेज हो सकती है, और जो सेल है वो एप्रोटोसिस की तरफ जा सकता है।
तो इसमें कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम, नेक्स्ट इज द सिरहोसिस। सिरहोसिस भी एक कंडीशन है जिसके अंदर जो टॉक्सिक एंट है ये अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है लीवर सेल के अंदर। तो बेसिकली ये होती है ड्यू टू दी क्रोनिक एक्सपोजर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जो किसी भी टॉक्सिक एंट है ये एक्सपोज हो लीवर सेल्स को, तो इसमें होता क्या है कि जो सेल है, लीवर सेल है, इनकी इनएडिक्वेट रीजनरेशन होती है। सेल जो है वो प्रॉपर तरीके से रीजनरेट नहीं कर पाते और सेल के अंदर जो है वो फाइब्रोब्लास्ट इनकी इंक्रीज हो जाती है, ये कॉमुलेट हो जाते हैं और कोलेजन फाइबर है ये लीवर के अंदर इनकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिरोसिस, जिसमें जो सेल है ये फेल हो जाता है और रीजनरेशन जो है ये नहीं कर पाते, स्पेशली लीवर सेल्स। तो इस कंडीशन को बोलती हैं सिरोसिस, जिसमें जो लीवर है इसका जो प्रॉपर फंक्शन है ये फेल हो जाता है और जो लीवर के सेल है ये रीजनरेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट कंडीशन इज दी कैर्सिनोजेनेसिस। कैर्सिनोजेनेसिस के बारे में हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डेट इज़ दी कैंसर। कैर्सिनोजेनेसिस बेसिकली यहाँ पे हिपैटिक कार्सिनोजेनेसिस को हम डिस्कस करेंगे कि जो लीवर के सेल हैं इनको किस तरीके से जो है वो कैंसर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, टॉक्सिक एंट हैं जो लीवर के अंदर एंटर होकर कार्सिनोजेनेसिस का बायस बनते हैं। प्रोमिनेंट ड्रग यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की, क्लोरोफॉर्म की। ये दोनों जो ड्रग हैं ये कार्सिनोजेनिक है और जब लैब के अंदर एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम तो ये जो दोनों ड्रग हैं टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म ये कार्सिनोजेनिक जो है वो प्रूफ हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अल्फा टॉक्सिन्स हैं हमारे पास जो कार्सिनोजेनिक है और लीवर के अंदर जो है वो कार्सिनोजेनेसिस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अल्फा टॉक्सिन हमें पता है कि ये ख़ास किस्म के पॉइजन्स और टॉक्सिकेंट होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं फंगस की मदद से। फंगस जो है इन अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। इनके मुख्तलिफ टाइप हैं B1, B2, B3, लेकिन प्रोमिनेंट जो अल्फा टॉक्सिन है जो लीवर को डैमेज करता है वो हमारे पास है B1 अल्फा टॉक्सिन जो है ये कार्सिनोजेनेसिस का बायस बनता है। जब B1 अल्फा टॉक्सिन लीवर के सेल्स के अंदर इंटर होता है तो इसको जो है वो मेटाबोलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450। P450 एंजाइम जब इसको डिग्रेड करता है तो इसके नतीजे में रिएक्टिव स्पीशीज़ बनती हैं और रिएक्टिव स्पीशीज़ जो है वो DNA के साथ बाइंड होती है और DNA को डैमेज कर सकती है, जिसके नतीजे में जो सेल रैंडमली डिवाइड करते हैं और इससे कैंसर जो है होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसके अलावा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो है ये भी कार्सिनोजेनिक इन नेचर है और ये भी कैंसर कॉजिंग है और लीवर के सेल को डैमेज करते हैं। हमें पता है कि जो विनाइल क्लोराइड है ये एक मोनोमर कंपाउंड है, ये PVC के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसको पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट है, पाइप्स वगैरह, इनके अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो मोनोमर फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है तो ये हाईली कार्सिनोजेनिक होता है और ये लीवर को डैमेज कर सकता है। इसका फर्स्ट केस तब सामने आया जब देखा गया कि फैक्ट्रीज के अंदर जो PVC के साथ काम करते हैं तो जब इनको इन मोनोमर का सामना करना पड़ता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर डेवलप होता है, स्पेशली रेयर कैंसर ऑफ लीवर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर है और लीवर के अंदर जो है वो कार्सिनोजेनेसिस को इंड्यूस करवाता है। ओके, लास्ट हमारे पास है मिसलेनियस इफेक्ट। मिसलेनियस इफेक्ट में क्या होता है कि जो लीवर के साइनोसाइड्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। जो लीवर का ल्यूमन है ये डैमेज होता है, ल्यूमन ब्लॉक हो जाता है। इसके अंदर स्पेशली जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो स्टक हो जाते हैं और इनके स्टक होने से इसका जो ल्यूमन है वो ब्लॉक हो जाता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिसलेनियस इफेक्ट। ये स्पेशली एक ड्रग एसिटोअमाइनोफेन की वजह से होता है। इसके अलावा पायरोलेनिजाइन अल्कोलाइड की वजह से भी ये जो है ना हो सकता है और ये साइनोसाइडल को डैमेज करता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिसलेनियस इफेक्ट, जिसमें जो ल्यूमन है लीवर का वो ब्लॉक हो जाता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेरियस टॉक्सिकेंट ऑन liver which is also referred as liver toxicity. Thank you so much.